मुज़म्मिल साहब, अभी जिस तरह इन्होंने बात की है रेजिस्टेंस की और कहा कि आबादी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो भी ईरान की ज़्यादा है, फ़ौजी कुव्वत भी ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की है। ये मुस्लिम ममालिक के लिए कितना अलार्मिंग है और कितना अहम है कि हम भी टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ें और अपने आप को इस मैदान के अंदर मजबूत करें कि अगर कोई इसराइल जैसा मुल्क उनके ऊपर अटैक करता है तो उसे काउंटर किया जा सके, जवाब दिया जा सके। देखें, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि अब हर मुल्क को सिर्फ अपनी ही कुव्वत पे रिलाई करना है। इंटरनेशनल जस्टिस या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की जो बातें होती थी वो अब सिर्फ ख्वाब बन के रह गई हैं। और ये साबित भी हुआ है कि जब पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला होता है उसके 2 दिन बाद तक जो दुनिया के रिस्पॉन्सेज आपने वेस्टर्न वर्ल्ड के देखे थे वो इंतहाई इनडिफरेंट किस्म के और एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन जब तक पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं किया, डोमिनेट नहीं किया, तब तक आपको ये देखने को मिला कि कोई इंटरवीन नहीं कर रहा था या कोई सुलह सफाई की बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी यही है कि टेक्नोलॉजी दरअसल ये साबित करती है जदीद दुनिया के अंदर के कौन सा मुल्क जो है वो दूसरे को ओवर पावर कर सकता है, क्योंकि अब उस तरह की कन्वेंशनल जंगें नहीं रही कि आप किसी मुल्क की सरहदों को अबूर करके अंदर दाखिल हो जाएंगे और सरजमीन पर काबिज हो जाएंगे। अब तो एरियल वॉरफेयर है, एआई वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जो पाकिस्तान ने भी करके दिखाई। तो यहाँ पर भी यही है कि ईरान की जो एयर पावर है या फिर जो ईरान की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है वो उतनी नहीं है जितनी इसराइल और अमेरिका के पास है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है ये इसीलिए कि आपने उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ी। और ये जंग के उसूल होते हैं कि अपने दुश्मन के लिए भी कम से कम एक रास्ता रखना चाहिए बातचीत का, नेगोशिएशन का, ताकि वो सारे कार्ड्स अगर आप उसके एग्जॉस्ट कर दोगे तो फिर आपको भी उतना ही खतरा होता है जितना उसको होता है। बिकॉज अगर आपके दुश्मन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है देन ही इज मोर डेंजरस। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला है कि अगर आप रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को या फिर उनकी इंटेलिजेंस चीफ को, एयर चीफ को, सबको असैसिनेट कर देते हो तो उसके बाद में ईरान के पास ऑप्शन नहीं रहती ये करने के अलावा कुछ और। तो ये अमेरिका के लिए भी एम्बेरसमेंट होगी कि जिस आयरन डोम को आप बड़ा ऑन करते थे अब उसमें फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, या सिटीजन्स के ऊपर या फिर शहरी आबादियों के ऊपर जब धमाके होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर हों, ईरान में हो या वेस्ट में हो, कहीं भी हो, वो कंडेमेबल होते हैं। मसला ये है कि आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है उसी के तहत आपको डोमिनेट करना है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड ने इतना कैचअप नहीं किया। अब आकर उनको समझना भी सीखना भी चाहिए कि यही यार्डस्टिक है, इसी से जदीद दुनिया में सर्वाइवल की गारंटी है, इसके अलावा नहीं है। मईशत भी अपनी जगह पर है, मुआशी मैदान में भी मुस्लिम ममालिक को अपनी ताकत जो है वो रीएग्रीगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें लंबी जंग वही लड़ सकता है जो कि मुआशी तौर पे ज़्यादा स्टेबल है। अदरवाइज जितना नुकसान चंद दिनों के अंदर हो जाता है, जिस तरह हमने पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन साइड पर डैमेजेस देखे हैं, जिसमें एक राफेल $280 मिलियन पर पीस है, तो उसमें फिर आप इतने बड़े डैमेजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आप इकोनॉमिकली मुआशी तौर पे सस्टेन नहीं कर सकते। तो आजकल बिल्कुल टेक्नोलॉजी ही गारंटी है किसी भी मुल्क के डिफेंस की। और अब तो उसमें इस जदीद नौयत के हथियार आ चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमने जल्द इसको एक्वायर ना किया, इससे सबक ना सीखा, तो इसी तरह डिफेंसेस कमज़ोर रहेंगे मुस्लिम ममालिक के। और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी एक लैक ऑफ यूनिटी दिखाई देती है। OIC की तरफ से आप देख लीजिए या UNO के अंदर जो हमारी वॉइसेस हैं वो इतनी तवाना अनफॉर्चुनेटली इसीलिए नहीं है कि मुआशी तौर पे हम इतने सस्टेन नहीं कर सके। तो यहाँ पर भी ये है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके पास जो मुआशी हथियार है, जो मुआशी मसल है वो ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए अगर वो स्याह करे सफ़ेद करे उस पर मोहर लगा दी जाती है। इराक का एडवेंचर देख लीजिए, अमेरिका ने किया, 5-6 लाख लोगों का जो इतना बड़ा मैस मर्डर करने के बाद ये कहा गया कि गलत फहमी हो गई थी कि वहाँ पर जौहरी हथियार मौजूद हैं। तो ये बहुत आसान है, किसी भी मुल्क पर इल्ज़ाम लगाओ और चढ़ दौड़ो वहाँ पे। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया या करने की कोशिश की वो भी यही था कि हमें पहलगाम के सबूत मिल गए हैं इसलिए हम आकर दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसी तरह अगर आप इराक पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप सद्दाम हुसैन पर भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं, या फिर अब आप ईरान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जौहरी हथियार आ चुके हैं इसीलिए हमें पहले जाके उनके शहरियों को मारना पड़ेगा, तो इसको काउंटर चेक कौन करेगा? अगर दुनिया का सारा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया ही मगरबी ममालिक ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपने आप को बेनिफिट करने के लिए है, तो फिर नज़रें जो हैं वो चीन की तरफ हैं।
इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाली दुनिया में मजीद पोलराइजेशन इसीलिए हो जाएगी कि ये जो मगरबी वर्ल्ड ऑर्डर है इससे कुछ नहीं मिल रहा बहुत से ममालिक को, इससे ईरान को कुछ नहीं मिल रहा, इससे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कुछ नहीं मिल रहा, इससे हमने ये देखा है कि चीन को कुछ नहीं मिला, इससे रूस को कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान को भी इतना कुछ नहीं मिलेगा अगर इंडिया मजीद अलाइन करता रहा या फिर अमेरिका मजीद लीन करता रहा इंडिया की तरफ। तो ये चीज़ है कि कल को जाके जो ईस्टर्न अलायंसेज है, जिस तरह SCO की तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उनकी एक एम्पावरमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि अगर इस UNO से या फिर इस वेस्टर्न एलाइड सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इस पर एतमाद भी कम होगा। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको जस्टिस नहीं मिलती आप उससे मजीद दूर होते हैं। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि गाज़ा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है इतने महीनों से, इतने सालों से, उसे कोई रोक नहीं सका। तो इस पर एतमाद एक ख़त्म करने वाली चीज़ है इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसमें उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट को बंद करें या ख़त्म करवाएं। तो ये बर वक्त स्टांस ना लेना या इंटरवीन ना करना बहुत भारी पड़ता है तमाम ममालिक के शहरियों को। मैं अभी भी समझता हूँ ग्लोबल पीस जो है वो एट स्टेक है, और इसमें अगर तो ईरान के बारे में आपका ये क्लेम है कि 60% एनरिचमेंट की उनके पास ताकत आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो एक कदम दूर हैं जौहरी हथियार डेवलप करने से, उसके बाद फिर UN किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। तो बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन सियासी पार्टियों को इक़्तिदार से निकालना पड़ेगा जो कि जंग का आर्ग्यूमेंट लेके और नैरेटिव लेके वोट मांगती हैं, क्योंकि वो कहीं भी होंगी वो दुनिया के पीस के लिए ख़तरा पैदा करती रहेंगी, क्योंकि वो जिस ताकत से आती हैं उसी को मेंटेन करती हैं। तो ये आज मैं देख रहा था कि नेतन्याहू का जो एड्रेस था कल रात के अटैक्स के बाद, उसमें वो कह रहे थे कि एक दौर में नाजी रजीम की तरफ से होलोकॉस्ट किया गया, हमारा जेनोसाइड किया गया, अब हम ईरान को जेनोसाइड नहीं करने देंगे। तो वो उनका मौक़िफ़ जो तारीखी एतबार से है उसमें बिल्कुल कोई डिनाई नहीं कर सकता जो कुछ हुआ जर्मनी के अंदर, लेकिन वो ये नहीं एक्नॉलेज करते कि आज के दौर के नाजीज अगर वो खुद बन जाएंगे तो फिर उनसे कौन महफूज है दुनिया में। यहाँ पर एक्नॉलेज ये करने की ज़रूरत है कि किसी को भी मैस मर्डर करने की परमिशन देने का मतलब ये है कि आप एक दुनिया भर में जो सेंसिटिव फॉल्ट लाइंस हैं उन पे अटैक करने की परमिशन दे रहे हो। तो इसको जल्द अज जल्द बैठ के सुलझाना चाहिए, मीडिएशन होनी चाहिए। ईरान के बेकसूर शहरियों का या किसी और मुल्क के बेकसूर शहरियों का कोई पार्ट नहीं है इस सारी एस्केलेशन में। ये हुकूमतों के फैसले हैं और इसको हुकूमतों को भुगतना चाहिए, जिनका काम होता है सियासी डायलॉग करना, ना कि जंग करना। तो मिडल ईस्ट की जो ताकतें हैं, बेशक वो सऊदी अरेबिया है या बेशक वो कुवैत है या मज़ीद दूसरे ममालिक हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि वही करवा सकते हैं इस काम को, प्रेशराइज कर सकते हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाएं, तो अब्राहम अकॉर्ड अगर जिनसे आपने करवानी है उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो अब अगर आपने बैठ के इस मसले को हल नहीं किया या गल्फ के कंट्रीज ने प्रेशराइज ना किया, तो कल को मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में यही एडवेंचर करते फिरेंगे इसराइली। तो अगर एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी गई तो फिर वो कल को कहीं भी ग्रीवेंस पैदा कर सकते हैं, कल को किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको, इस रेड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। गल्फ स्टेट्स को बैठ के अमेरिका को प्रेशराइज करके या इजराइल को प्रेशराइज करके एक स्टेप पीछे भेजना पड़ेगा इजराइल को, ताकि ये जो डी एस्केलेशन है ये हो सके और दुनिया का जो पीस एट स्टेक है इसमें जो अग्रेशन है उसको कम किया जाए।